यश भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में आज जबलपुर के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज रोटरी क्लब के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री शेखर मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं। और शेखर मेहता जी से हम ये समझना चाहेंगे रोटरी क्लब के मूल काम क्या है, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है वह भी रोटरी को समझे क्या है। तो पहला सीधा सवाल मेहता जी आपसे मेरा ये है कि आप जब रोटरी आपने ज्वाइन की होगी तो उस समय आपने कल्पना की थी कि आप अंतर्राष्ट्रीय रोटरी क्लब के अध्यक्ष पद तक जाएंगे? नमस्कार जी, जब ज्वाइन किया था तब ये भी नहीं कल्पना करी थी कि मैं अपने क्लब का अध्यक्ष बनूंगा। अच्छा। तो हम कभी भी कोई भी संस्था ज्वाइन करते हैं तो ये थोड़ी लोग सोचते हैं उसके शिखर पे पहले दिन पहुंच जाएंगे। मैं तो 25 साल का था जब मैंने ज्वाइन किया। मैंने तो ज्वाइन किया था कि कुछ दोस्त बनेंगे, अच्छा टाइम निकलेगा। ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा सेवा करने की इच्छा नहीं थी। 25 साल में मैंने एक उम्र में सोचा कि अपनी फ्रेंड सर्कल बढ़ेगी, लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, इसलिए ज्वाइन किया। अब तो थोड़े दिन जब जाने लगा और वहाँ के प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोग्राम जाने लगा तो देखा यहाँ तो और अलग ही दुनिया एक है जो मैंने पहले नहीं देखी। वैसे मूलतः आप जब 25 साल के थे तो किस व्यापार से जुड़े? मैं तब तक रीजनेबल पढ़ाई कर चुका था। एमकॉम किया, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब पढ़ाई करने के बाद मैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहा था, बिल्डिंग्स बना रहा था। तो लाइफ कंफर्टेबल थी। फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आपके मन में रोटरी क्लब आया कि अपन पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं तो अपनी फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा? मेरे पेरेंट्स दोनों लायंस क्लब में थे, मैंने देखा था उन्हें। आप मैंने आपके मदर फादर लायंस क्लब के थे तो मेरे दोस्त ने मुझे रोटरी में बुला लिया। अगर लायंस वाले बुलाते तो शायद मैं वहां पहले चला। तो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के कुछ समय बाद मेरे को हमारे गांव लेके गए। आपके रहने वाले मूलतः कहाँ के हैं? मैं वैसे तो हूँ जोधपुर से, राजस्थान से, लेकिन हमेशा पला बड़ा जोधपुर में। ये जोधपुर, सॉरी, कलकत्ता में। तो कलकत्ता ही से आपकी शुरुआत हुई रोटरी क्लब की? सब पढ़ाई भी कलकत्ता, सब कुछ व्यवसाय वगैरह सब कुछ कलकत्ता में। तो जब हम गए अपने घर से करीब 50 किलोमीटर दूर गए होंगे तो एक अलग ही दुनिया देखी मैंने। जो मेरी दुनिया से काफी अलग थी। हम सोचते हैं हमारे घर की सीलिंग कितनी ऊंची होगी, वहाँ उनकी झोपड़ी में हम घुस रहे तो सीधे खड़े नहीं हो सकते। हम सोचते हैं कि हम एयर कंडीशनर कौन सा लगाएं घर में। उनके घरों में खिड़कियां नहीं थी। हमें बड़े वेदना वाला दृश्य रहा होगा ये आपका। तो हमको लगे हम बॉटल वाटर पिए कि फिल्टर्ड वाटर पिए। वहाँ तो उस तालाब से पानी पी रहे थे जहाँ वो भी नहा रहे और उनकी भैंस भी नहा रही। तब समझ में आया कि एक और दुनिया भी है यहाँ पर। और वो दुनिया और मेरी दुनिया के बीच में है हमारा रोटरी क्लब। सेतु का काम करता है रोटरी क्लब। तो उस दिन से वो मानसिकता जरा चेंज होने लगी कि नहीं, अगर हमसे कुछ बन सके तो इनके लिए करें। मैं पहली बार गया तो हमको गाड़ी पार्क करके गांव के अंदर तक हमको स्कूटर पे जाना पड़ा था, क्योंकि गाड़ी जा नहीं सकती थी। मुझे ध्यान है फिर हमने सड़क बनवाई गांव के अंदर तक जाने के लिए। मैंने पहला काम आप शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद जैसे जैसे काम करते गए तो और दायरा बढ़ता जाता है काम। थोड़े समय बाद क्लब का अध्यक्ष बना। क्लब का अध्यक्ष बनने के बाद में एक पूरा रोटरी जो अंतर्राष्ट्रीय है वो पूरा करीब 535 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। अच्छा, पूरे विश्व में 200 से अधिक देशों में है। 120 साल हो गए नियरली उस संस्था को। 1905 में बनी थी। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल, जब अध्यक्ष के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने लगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते करते वहां पर लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी आई कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन जाए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। होता है उसी कार्यक्रम। या आप कार्यक्रम में आए शपथ ग्रहण में? शपथ ग्रहण के लिए कराने के लिए आया। तो वो 4000 लोगों का अप्रोक्सीमेटली लीडर बनता है वहां। तो वहां पे काम नेचुरली, क्लब में है आप तो 40 से 100 मेंबर्स को आप लीड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में 4000 लोगों को नेतृत्व देते हैं।
उसके बाद कुछ सालों बाद में आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आप देश का काम देख रहे हैं, उसमें करीब 2.25 लाख लोग हो जाते हैं, और जब अंतरराष्ट्रीय हो जाते हैं तो 14 लाख लोग। तो जब आप अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो आपका व्यापार भी था और सामाजिक, माने आप मूलतः समाज को उत्थान के लिए आप रोटरी क्लब के करीब चलते गए। हाँ, फिर तो वही मूल उद्देश्य बन गया। तो जब आप अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो व्यापार, समाज और परिवार तीनों का तालमेल रखना बड़ा कठिन होगा। परिवार तो साथ ही था, मेरी वाइफ राशि वो मेरे साथ थी हर जगह। हम उस 1 साल के अंदर में हम 46 सप्ताह में 40 देश गए। जी, अच्छा, जब आप अध्यक्ष थे। हाँ, तो हर जगह वो साथ। किस सन में आप अध्यक्ष बने? 2021-22। हमारा समय शुरू होता है 1 जुलाई से। अध्यक्ष का कार्यक्रम एक्चुअली 2 साल का होता है। पहले वाले साल में आपकी प्लानिंग वगैरह चलती है और दूसरे साल में उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह घूमना चलता है। तो पहला साल हमारा हो गया कोविड वाला साल, तो बाहर जाना हुआ नहीं, लेकिन जूम पे बहुत काम, बहुत, मतलब दिन में कोरोना में काम करना ज्यादा कठिन था, लेकिन पहुंच ज्यादा थी। मतलब एक दिन में मैं 5 कॉन्टिनेंट में लोगों से मिल रहा था। सुबह अफ्रीका में किसी से बात कर रहा हूँ, दिन में यूरोप से बात कर रहा हूँ, रात को अमेरिका में, क्योंकि वहां सुबह हो गई है तब तक के अंदर में। मैंने आपको सुबह 24 घंटे व्यस्त, मैंने आपके नींद से तालमेल रखना पड़ा उससे। फॉर्चुनेटली भगवान की दया है, नींद की उतनी जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा एक स्लोगन था, न सोऊंगा न सोने दूंगा। अच्छा, तो उस समय कोरोना के समय आपका स्लोगन था? नहीं, हमेशा के लिए। तो मुझे देर रात तक जगने की आदत है, तो लोगों को पता है मेरे साथ जो भी काम करते हैं कि रात को अगर 12 बजे के बाद फोन आ रहा है तो मतलब शेखर का ही फोन आ रहा होगा, किसी न किसी काम के लिए आ रहा होगा। आपके जीवन का सबसे ऐसा, जीवन में हर महत्वपूर्ण पल ऐसे आते हैं कि जब आदमी, जैसे आपका एक पल आपने बताया खुद ही अभी कि जब आपने अपने घर और उस जिसके भी घर गए थे आप, तो भले झोपड़ी थी पर उसका वो घर था, वो देख के आप व्यथित हो गए। ऐसा जब अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वहां तक पहुंचे तो आपको उस समय क्या लगा था कि हम अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बन के ऐसा क्या करें कि रोटरी में मेरी उपयुक्तता और भारत का भी प्रतिनिधित्व था कि देश भी पूरे जो जितने देशों में रोटरी क्लब है वहां भारत का नाम और रोशन हो? ऐसा कौन सा कार्य था जिससे आपका अभिभूत हो गया था? मैं थोड़ा सा पहले से बोलूं आपको इस बात, थोड़ा। जी। तो वो तो एक अल्टीमेट चरम जगह थी। जी, चरम थी। लेकिन उसके पहले भी जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जब सिलेक्ट हुआ था, तो मेरे क्लब ने एक बड़ा अभिवादन समारोह रखा। अब अभिवादन में नेचुरली जो आते हैं सब प्रशंसा ही करते हैं। अब मैं स्टेज पे बैठा हूँ, लोग एक के बाद एक आ रहे हैं, सब तारीफ करते हैं। तो लगा कि क्या मैं सचमुच इसके लायक हूँ? तारीफ आपके लिए चुनौती थी, वो एक चुनौती बन गई कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो अब जब कर ही रहे हैं तारीफ तो उपाय नहीं है, मैं इसके लायक बनूं। जी। तो बोर्ड में ये मेरा काम नहीं होता है कि मैं बैठ के देशों में लक्ष्य तय करूं, सेवा के वगैरह आयाम क्या होंगे, पर मुझे लगा मैं एक ऐसे देश से जा रहा था, ये आज 2011 की बात है, 11-13 2 साल के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे देश के अंदर जरूरत है, बहुत है, लोग भी बहुत हैं, और रोटरी के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे वो बड़े उत्साही है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। यही हमारी सभ्यता में है कि हम दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। तो वो जो एक जज्बा होता है लोगों का कि हम हेल्प करें, मुझे लगा कि उस जज्बे को लेवरेज करने की जरूरत है। तो हमने नए आयाम बनाए, मैंने कुछ एक गोल सेट किए। वो जो गोल सेट किए उससे वो काम बृहद रूप से इंडिया में होने लग गया। हमने एक गोल सेट किया था कि हम 5000 बच्चों की हार्ट सर्जरी करें। बिल्कुल। ये 2011 की बात है। इन 13 सालों के अंदर में रोटरी ने हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ 25,000 बच्चों की हार्ट सर्जरी। मैंने शुरुआत आपसे हुई थी इस काम की। शुरुआत हुई लेकिन बढ़ता गया। अब हमसे कहीं ज्यादा दूसरे लोग कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है उस बात की। मैंने आपका जो जीवन में रोटरी का आपका अनुभव है कि सामाजिक सेवा हमेशा आदमी को उसको ध्यान में रख के करना चाहिए, बहुत जरूरी है जी। ये तो है ही, हम हर कोई। मैंने रोटरी का जो मैं आपकी बातों से, जो मैं रोटरी को आदरणीय विवेक तनखा जी का देखता हूँ, तनखा जी से आपका कब जुड़ा हुआ? मैं जब गवर्नर बन ही रहा था,
बन गया था मैं और वो बनने वाले थे, मेरे 1 साल बाद वो गवर्नर बने इस एरिया के, मैं बंगाल से था, तो 25 साल हो गए, बड़ी दोस्ती है हमारी, बहुत बढ़िया। वो भी हमारे विचार बड़े मिलते हैं एक दूसरे से, वो भी बड़े, मैंने बहुत कम पॉलिटिशियन देखे हैं उनके जैसे, हमेशा उनके दिमाग में यही रहता है कैसे सेवा कर दी जाए। रोटरी का प्रभाव भी है, बहुत मानते हैं वो रोटरी को, रोटरी भी उनको बहुत मानता है। तो आप जब जबलपुर आ रहे थे तो क्या सोच के आ रहे थे? आज जबलपुर शायद आपका ये दूसरा दौरा है। नहीं, ऐसे तो मैं कई बार आया हूँ। तो विवेक जी का फोन आया था कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, तो उनका इंस्टॉलेशन होना है, तो अगर मैं चीफ गेस्ट बन के आ जाऊँ, तो विवेक जी का रिक्वेस्ट था, मैंने कहा जरूर आ जाएंगे। तो मैंने कहा जरा मेरे को डेट की दिक्कत हो रही थी, मेरे को कलकत्ता में इवेंट था, पहले वाला दिन दिल्ली में था, तो मैंने कहा अच्छा चलो जब विवेक आ ही रहे हैं तो एक काम किया जाए कि पूरे तुम्हारे जो एरिया है जबलपुर का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसे टोटली लिटरेट बना दिया जाए, क्योंकि मेरे अब जीवन का ये ध्येय हो गया, मिशन हो गया, लाइफ मिशन मेरा कि इंडिया को टोटली लिटरेट करके देखना। जी बिल्कुल, ये मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है और हम काफी तरक्की कर रहे हैं। मैं दिन रात इस काम के अंदर में लगा हुआ हूँ और सैकड़ों रोटेरियंस लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं और हमको दिख रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। 20 करोड़ अडल्ट इलिटरेट है हमारे। जी। तो 1-2 मिनट इसके ऊपर मैं बताऊं। आप बताइए, अच्छी बात छेड़िए। 19 हमारे देश में 2011 में लास्ट सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसमें भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो 74% थी। तो 74% से उसके बाद 2021 में जनगणना हुई नहीं कोविड के कारण, अब बढ़ के किसी हालत वो 80% से ज्यादा नहीं बढ़ी। हाँ, तो मैंने देखा कि क्या कारण है, हमारे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, 95% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? तब समझ आया कि हमारे पास एक बैकलॉग पड़ा है एडल्ट इलिटरेट्स का, एडल्ट जो वयस्क हो गए और जो उन्होंने उस समय नहीं, आज से 20 साल 15 साल 10 साल 5 साल पहले जो स्कूल नहीं गए या स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, 6 महीना भी स्कूल नहीं गए और ड्रॉप आउट हो गए, पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं, जो अभी भी अंगूठा ही लगाते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते, गुणा बाकी वगैरह ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा थी। और मैंने ये देखा कि अगर एक सिंपल सा काम किया जाए कि हम अगर बच्चों को स्कूल में बोले, 6ठी से ऊपर के बच्चे क्लास कक्षा 6 में जो पढ़ रहे हैं उससे ऊपर वाले को बोलेंगे भाई तुम अपनी गर्मी की छुट्टियों में एक एडल्ट को पढ़ा दो, बहुत बढ़िया। तो ये मुहिम हमने शुरू करी, 1 लाख लोगों तक पहुंचाया इसको। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपकी जानकारी में जो एडल्ट को लेते हैं गर्मी? हमारे एजुकेशन सिस्टम में तब 25 करोड़ बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, और 27 करोड़ एडल्ट इलिटरेट थे। तो मैं उस समय जो मंत्री थे, एजुकेशन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनसे मिला, उनको जाके मैंने ये सब कहा कि सर अगर ये हम काम करें कि ईच वन टीच वन, हर एक बच्चा एक एडल्ट को पढ़ाए, और हमने ऑलरेडी एक पायलट किया है 1 लाख लोगों का, तो बोले शेखर जी ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो खुद करता था, जब छोटा था तो मैं अपनी माँ के साथ जाता था, मेरी माँ लेडीज को पढ़ाती थी तो कभी मुझे बोलती तो मैं एडल्ट्स को पढ़ा देता था। तो फिर मैंने दिखाया कि जी अगर लेकिन बच्चे पढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट की किताबें 250 पन्ने की थी, बच्चे को 250 पन्ने नहीं पढ़ा सकते। हमने कुछ किताबें डेवलप करी, सिर्फ 2 किताबें 35-35 पन्ना एडल्ट के लिए, एडल्ट तो पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं पहली बार अ से अनार पढ़ाते हैं, उसको ना अ पता है ना अनार पता है, लेकिन एडल्ट को अनार पता है क्या है। उससे पूछे अनार किससे शुरू होता है तो बोलता है सोच के होता है अ से, उस फिर दिखाते ये देखो अ ऐसा दिखता है, उसको समझ अच्छा ये अ है। फिर उसको आप दिखाइए बतख दिखाइए, तो अच्छा ब ऐसा है, और अ और ब को जोड़िए तो वो अब बोलता है। पहले दिन वो एक वाक्य बना लेता है, इतना खुश होकर जाता है वो एडल्ट की वयस्क जो है वो बोलता है। अभी तक कितने एडल्ट अपन ने शुरुआत करी और फिर आ गया कोविड। तो कोविड के पीरियड छोड़िए, हम 3 साल तक इसको नहीं कर सके क्योंकि 1:1 पढ़ाने की बात है। दूर रहने की जरूरत थी, तो 3 साल बीच में ये कर नहीं सके। और बाय द टाइम जब हमने प्रकाश जावड़ेकर जी को बोला और ये गवर्नमेंट में नीति बनी, पूरे आज आपका पूरी नीति बनी, जी वेरी गुड, जो वयस्क के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नीति बनी है वो उस बेसिस के ऊपर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमारी संस्था का सुना, इस बात को
और वो इस कारण से है कि हमने पोलियो उन्मूलन में जो काम किया है उससे एक रेपुटेशन एक बन गई कि रोटरी किसी वृहद काम को लेके कर सकती है। तो मुझे भी उत्साह वहीं से मिलता है कि पोलियो जैसी भयावह बीमारी एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में लीडरशिप लेके उसको नियरली अंत तक पहुंचा दिया। जब पोलियो हुआ तब दिन में 1000 बच्चों को पोलियो होता था पूरे विश्व में, 1000। हमारे घर में एक बच्चे को पोलियो हो तो सोचिए क्या दुखद बात है, और उसके पूरे जीवन के लिए उसको अपाहिज होकर रह जाना पड़ता है। ऐसे 1000 बच्चों को रोज 3.5 लाख को साल भर में होता था। इस साल मात्र 5 बच्चों को हुआ पूरे वर्ल्ड में, और 125 देशों में शुरू हुआ था। जब ये मुहिम हमने अभी चल रही है, सिर्फ 2 देश बचे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वो भी वहां भी खत्म हो जाएंगे। जो 5 बच्चे हैं वहीं पर हुए। तो अगर हम उस कार्यक्रम को कर सके, और भारत से हमारे 2011 में लास्ट केस मेरे ही सिटी में था, हावड़ा में था। मैं कैलकाटा में रहता हूँ, हावड़ा बगल वाला ये जो सिटी है उसमें। तो 2014 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि हम पोलियो फ्री, और ये हमने फिर प्रोग्राम 2014 में शुरू किया। इंडिया भारत को हम टोटली लिटरेट बनाएंगे। तो अब ध्येय ये है कि गवर्नमेंट ने फिर करके अब ये 2027 के अंदर में गवर्नमेंट 5 करोड़ एडल्ट को लिटरेट करेगी। बहुत बढ़िया। हम भी उतने ही करेंगे। अगर ये 10 करोड़ हो जाते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि 2030 तक के अंदर में हम इंडिया के ये जो 20 करोड़ है इसके अंदर से 15 से 17 करोड़ एटलीस्ट एडल्ट को लिटरेट कर दे सकेंगे। अगर हम वहां कर लेते हैं तो इंडिया की लिटरेसी रेट जो अभी 80 से नीचे है वो 92-93% तक पहुंच सकती है। तो जो मुझे लगता है कि क्यों ना हो, भारत इतनी उन्नति कर रहा है, हर जगह उन्नति कर रहा है। अगर एक स्वच्छ भारत है, पूर्ण साक्षर भारत भी हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला, उनसे भी जिक्र हुआ इसके बारे में, और उन्होंने कहा भी कि ये नीति तो है ही और आप करिए। बड़ा प्रोत्साहन दिया उन्होंने। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी मिला, वो भी एकदम इसके लिए सक्रिय रूप से हेल्प कर रहे हैं। जिस स्टेट गवर्नमेंट्स में भी सब लोग साथ खड़े हुए हैं, सब करना चाह रहे हैं। आज भी यहाँ पर भी एक MOU साइन होगा यहाँ पर कि हम यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी से शुरू कर रहे हैं, फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट जो है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी इसे करें। तो लोग जुड़ रहे हैं, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि हर किसी को जुड़ने की जरूरत है। अगर टीचर सुन रहे हैं तो वो अपने अपने स्कूलों में क्लास 6 और अबव के जो बच्चे उनको रिक्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक बच्चा शुरू से ये सोचने लग जाता है कि मुझे दूसरे किसी को हेल्प करना है, और जरा से गांव में जाएंगे तो उनको घरों पे अनपढ़ लोग मिलेंगे, उनके माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी मिलेंगे, जो कि क्योंकि वो लोग खुद ही फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं। मैंने वो दौर भी देखा है जब अंग्रेजी की महत्वता, हम जब पढ़ते रहे तब अंग्रेजी की उतनी महत्वता नहीं थी। जब बड़े हुए तो हमारे दोस्तों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना जाते रहे, तो पहली शर्त उनकी रहती थी कि माँ बाप का साक्षात्कार लेंगे, माँ बाप से अंग्रेजी आती कि नहीं, तो उसके लिए अप्रोच लगती थी कि हमारे यहाँ साक्षात्कार न लो, बच्चे को पढ़ा दो। वो दौर भी हमने देखा। लेकिन जो आप उसके जो आपको लगता है वहीं से अनुभव आया होगा कि वृद्धों का भी पढ़ना जरूरी है। जरूरी है जी। एक और बात है कि उनकी आज एक सोचिए, आज जब हमने स्वच्छ भारत किया तो वो जो शौच करने अपने घर में शौच कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, उससे उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ रही। नहीं, लेकिन मान सम्मान की तो बात आ जाती है। बिल्कुल। एक औरत के लिए, आदमी के लिए बाहर जाना ये अच्छी बात नहीं थी। बहुत जरूरी काम किया है गवर्नमेंट ने कि हर घर के अंदर में एक शौचालय बनाया गया। उसी तरह से मुझे लगता है कि क्यों कोई महिला, कोई आदमी अंगूठा लगाए, या अगर अखबार पढ़ने के लिए विवश हो जाए, पढ़ ना सके, और किसी और से बताओ भाई आज के क्या समाचार है, या उसे समाचार कोई पता ही ना चले, उसे दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं चल सक रहा है। कभी रेडियो टीवी पे देखा तो बात अलग है, पर क्यों मुझे अधिकार है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। वो अपॉर्चुनिटी हम देना चाहते हैं कि हर कोई साक्षर बने, और इस प्रोसेस के अंदर में जब 2031 का सेंसस हो तो इंडिया उन देशों में कहलाए जहां टोटल लिटरेसी किसी भी देश के अंदर में 95% हो जाए,
वो टोटली लिटरेट है। 100% लिटरेट तो किसी देश में नहीं हो जी पाते, जी थोड़े तो रह ही जाते हैं, अपनी मर्जी से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कोई कारण हो जाता है। आई एम क्वाइट श्योर अगर हम वहां पहुंच जाएंगे तो पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह के काम लेने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रही, और जैसे जैसे मेरा पद बढ़ता गया तो दायरा बढ़ता गया। नारायण जी दायरा जब बढ़ रहा था तो सपने बड़े देखने लगे। जी सबसे बड़ा जीवन का सपना यही देखा है कि भारत को लिटरेट देखना है। जी और इसे मेरा ही सपना नहीं है, अब हजारों सब सभी हर व्यक्ति का हो जाएगा। गवर्नमेंट का भी ये सपना है, तो गवर्नमेंट के साथ ही काम करने की जरूरत है। अब आपका जीवन का सबसे अच्छा पहलू बताइए। सेवा। ऐसा कोई क्षण आया हो जब आप किसी की मदद करना चाह रहे हो, बेबस हो रहे हो, कर ना पा रहे हो, तब कैसा महसूस होता है? या कोई आदमी जैसे बीमार है और बहुत देरी से मिलने आ रहा, आप चाहे सोचते कि पहले मिलता तो इसका इलाज करा देते? ऐसा सिर्फ एक बार हुआ जी जीवन में, मैं उनसे मिला भी नहीं जिनके लिए ये बात थी। जी ये जो हार्ट सर्जरी का जो मैं बता रहा था, जी जी तो ये कार्यक्रम मैंने सोचा मैं शुरू करूंगा, पर मुझे हार्ट सर्जरी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं कॉमर्स पढ़ा हुआ लड़का, मुझे नहीं पता था कि इंटीक्रेसिस क्या होती है, सर्जरी क्या कैसे होती है। मैं इसकी जानकारी ले ही रहा था तब तक मुझे पता था कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ बच्चे हैं जिनकी सर्जरी की जरूरत है। तो ठीक है, वो वेट कर रहे हैं, पर हमको प्रोग्राम शुरू करना है, मुझे रोटरी में मैं समझू तब तो प्रोग्राम शुरू कर सकूं। बस ये 15-20 दिन की बात थी कि मुझे खबर मिली, उनमें से एक बच्चा रहा नहीं। उसने मुझे बड़ा झकझोर दिया कि हालांकि मैं उस बच्चे को न देखा न जानता हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता कि वो बच्चा वेट कर रहा है इसके लिए। तो मुझे बाद में पता चला कि वो बच्चा वेट कर रहा था कि उसकी हार्ट सर्जरी हो। लेकिन मुझे मन में ये लगा कि काश मुझे ये नॉलेज पहले आ जाती, मैं ये प्रोग्राम पहले शुरू कर देता तो शायद उस बच्चे की जान शायद बच सकती थी। जैसा कि हम पोलियो में सोचते हैं कि लाखों बच्चों को पोलियो हो गया, काश कि हम ये प्रोग्राम और पहले शुरू कर देते तो ये बच्चे, ये रिग्रेट रहना जरूरी है हर किसी के मन में कि काश हम ये कर लेते। ये बात जरूरी है, बहुत हर इंसान के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा ये रिग्रेट रहता है तो आदमी तत्पर रहता है कि अब और देर ना हो, हमको अभी इस काम को करने की। ऐसा कोई मन में आपके बात हो जो हम ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हैं? नहीं, ये कार्यक्रम करते हैं तो एक बड़ा, आपको बताऊं, मतलब लोगों की कहाँ दिल को छू जाती है चीजें। तो मैं एक बार पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान गया तो वहां के बच्चों को भी मैं एक हार्ट सर्जरी के डॉक्टर को लेके गया था साथ में, कि वहां के भी बच्चे, क्योंकि हम आसपास के देशों में कर रहे थे, नेपाल बांग्लादेश कर रहे थे, ये काफी समय पहले की बात है। तब पाकिस्तान के बच्चे, हमने कहा ठीक है आप भेजिए बच्चों की, हम सर्जरी करा देंगे। तो सर्जरी हो रही थी उनकी, हो रही। दुर्गापुर में भी हमारे दोस्त का हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल, तो सत्यजीत बोस डॉक्टर है वहां के जो चीफ है, जिनका ये हॉस्पिटल है, वो मेरे साथ गए थे पाकिस्तान को। तो बच्चे आए, वहां गए, फिर मैं दुर्गापुर गया बच्चों से मिलने के लिए गया, तो वहां उनकी माँ बैठी थी। मैंने कहा जी कहाँ से आ रही है? तो वो वेस्टर्न पाकिस्तान से आ रही थी। तो मैंने कहा तो लंबा सफर रहा? बोला जी हाँ, पहले लाहौर तक आना पड़ा है, बस से आई मैं, बहुत समय लगा, 24 घंटे से ज्यादा लगे उसे। फिर बॉर्डर क्रॉस किया, अमृतसर आए, अमृतसर से ट्रेन पकड़ के दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दुर्गापुर। उन्हें पर ये सब कुछ मुझे मंजूर था, मेरा बच्चा यहाँ से वहां तक चल नहीं सकता, हंसता नहीं था। अभी देखिए असगर अली नाम है इसका, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, हम देख रहे हैं उस बच्चे को। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। फिर उसने एक बात कही, जी मेरे बेटे का जन्म तो हुआ पाकिस्तान में, लेकिन जिंदगी उसे मिली हिंदुस्तान। बहुत बड़ी बात थी मानवीयता में कि हम जिंदगी दे रहे हैं। आप हमसे, आप बॉर्डर पे कुछ गड़बड़ करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम वो दिल भी रखते हैं कि अगर बच्चा आपका है तो उसे हम स्वस्थ करके चलेंगे। सो ऐसे कई इंसिडेंट लाइफ में आते हैं जब करते हैं। मैं जब प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, तो मैंने बताया 40 देशों में गए, तो 30 देशों में हमारा राष्ट्रीय गेस्ट बने। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मिले, हर एक को मेरा एक गिफ्ट था
रोटरी की तरफ से, वो भारत की तरफ से था जी कि आप कहीं पर 100 बच्चों को भेज दीजिए, हम उनकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। मैं नाइजीरिया के प्रेसिडेंट से मिला, मैंने उनको बोला, केन्या के प्रेसिडेंट उनको बोला, इथियोपिया की प्रेसिडेंट उनको बोला, युगांडा के प्रेसिडेंट को मैंने कहा जी आप 100 बच्चे भिजवा दिए। उन्होंने बड़ा अभिवादन किया हमारा, मेरे और मेरे वाइफ का, उनकी पूरी पार्लियामेंट में अभिवादन हुआ, हमको बुलाया गया, वहां पे मान सम्मान हुआ। और उसके बाद में 2 घंटे तक बहस चली रोटरी के अच्छे कामों के बारे में विश्व भर में संसद के अंदर, और 22 पार्लियामेंटेरियन ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनके बारे में, रोटरी के बारे में कहा, और एक जन ने भी ऑपोजिशन में कुछ नहीं कहा। फिर हमको बीच में उठ के जाना पड़ा क्योंकि प्रेसिडेंट वेट कर रहे थे। प्रेसिडेंट से मिले तो मैंने कहा आप 100 बच्चों को भेजिएगा तो यू विल बी हैप्पी टू नो कि अभी जैसे युगांडा से 50 बच्चे आए हैं यहाँ पर, हमने सर्जरी कर अभी, हाँ मतलब लास्ट 1.5 साल की बात। इथियोपिया से आए हैं, 20 बच्चों की सर्जरी हो चुकी। अभी घाना के बच्चे अभी आ रहे हैं, उनकी सर्जरी हो रही है रायपुर में या नागपुर में, इस जगह हो रही है। युगांडा वालों की बॉम्बे में हो रही थी, इथियोपिया वालों की बैंगलोर में हो रही थी, नाइजीरिया के बच्चों की, अफगानिस्तान के बच्चों की कलकत्ता में हो रही। तो ये भी एक जो काम है, ये लिटरेसी के अलावा इस काम के अंदर मैं बहुत लगा हुआ हूँ, या हार्ट सर्जरी जो बच्चों। आपने जो 39 देशों को एक ही मैसेज दिया, आप बच्चे दीजिए, उनको स्वस्थ करके देंगे। वो कर देंगे। अगर आपके देश के अंदर में आई हॉस्पिटल्स नहीं है तो हम आई हॉस्पिटल्स बढ़ा देंगे। मुझे उसका भी तजुर्बा था, करीब 20 आई हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है एक आई हॉस्पिटल को बना दें, चला भी देना, पर बहुत जरूरत का काम है। साल भर में 4 से 5 हजार लोगों के नेत्र दान हो जाए, उनको वापस से दिखने लग जाए, उनकी आंख की जो भी और दूसरी प्रॉब्लम्स है हजारों, और मतलब अगर 4000 का ऑपरेशन होता है तो आप 40,000 को तो अदरवाइज देख रहे होते हैं। तो इन्हीं कामों का मुझे एक बार क्लाइमेट चेंज के लिए COP26 में बुलाया गया था, ग्लासगो में हो रहा था। तो वहां जब मैं गया तो मेरा एक कहना था कि भाई मैं वहां सिर्फ स्पीच देने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं स्पीच अगर दे रहा हूं तो मुझे मैंग्रोव्स के ऊपर में बोलना था। तो मैंने कहा मैं स्पीच सिर्फ नहीं दूंगा, उस काम को अगर वो काम में परिवर्तित करने की जरूरत है। तो वहां कई देशों के लोग थे, तो हमने देखा कि 7 देश में हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी बताते हुए कि हमने 10 देशों में इस कार्यक्रम को ऑलरेडी शुरू कर दिया। इंडिया में ही 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मैंग्रोव्स के ऊपर में। एक तो मेरा खुद का रोटरी क्लब कर रहा है, रोटरी कलकत्ता महानगर नाम है उसका। हम कर रहे हैं जहाँ ये मैंग्रोव्स, अगर ये जो भी बाढ़ वगैरह और ये जो आती है, इनको समुद्र तट पे रोकने के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है कि अगर हम मैंग्रोव्स को प्लांट करें। बहुत फायदे हैं, इतना वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। तो पर्यावरण के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स होता है मैंग्रोव्स प्लांटेशन। उस काम को भी हमने शुरू कर दिया। डायलिसिस सेंटर्स हम बहुत बना रहे हैं। इंडिया में पहले जब प्रेसिडेंट बन रहा था तो मैंने एक गोल रखा था, शुरुआती साल था, मैंने कहा 125 डायलिसिस मशीन लगाई है। बहुत बड़ा नंबर नहीं है पर एक शुरुआत कहीं से करने की जरूरत है। तो इंडिया में 40 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने अकेले ने 137 लगवा दी। देश भर का गोल 125 था, उसने 137 लगवा दी। अब ये पूरे इंडिया भर के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, साल भर के अंदर कितने लग रहे हैं। तो इंडिया, भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर में रोटरी का अगर समस्त विश्व में बोलूंगा सबसे सशक्त भारत का, आपने सवाल पूछा था। तो बहुत बढ़िया काम होता है। 2.25 लाख रोटेरियन है, हर कोई सेवा में जुटा हुआ है। अपने बूते की जितनी सेवा हो सकती है वो करता है। जो हम कार्यक्रम करते हैं साल भर में, मुझे लगता है करीब 2 से 2,500 करोड़ रुपए का व्यय होता है हमारे काम। ऐसे फंड की व्यवस्था भी रोटरियन अपने हिसाब से करते हैं। आजकल गवर्नमेंट का बढ़िया सिस्टम है CSR का। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी, कि वो जो CSR से फंडिंग करते हैं। और बढ़िया बात यह है कि रोटरी का एकदम पारदर्शी है काम, टोटली ट्रांसपेरेंट, और 100% काम सिर्फ सेवा के अंदर में। आपसे अगर लिया तो उसमें कुछ खुद का योगदान करके ही छोड़ेंगे, उसमें से कम किसी हालत नहीं होता है। ये थे हमारे साथ शेखर मेहता जी। और जैसी उनकी हमें हार्दिक इच्छा है कि जो बुजुर्गवार हैं
वो जो अंगूठा लगाते हुए लिखने लगे। हमारी हार्दिक इच्छा है कि जो श्री मेहता जी ने अनपढ़ बुजुर्ग लोगों के लिए जो सोचा है कि वह पढ़ने वाले बने, तो उनका यह कार्य जल्दी पूरा होगा। और हमें समाज के लिए गौरव की बात है और हमारे जबलपुर के लिए कि जो पूरे विश्व को एक सामाजिक सरोकार के साथ रखने के लिए प्रयासरत हैं, वो जबलपुर आए, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।